नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम साइंस की क्लास करने वाले हैं और साइंस की क्लास आज महत्वपूर्ण चैप्टर आपके साइंस की क्लास में होने वाला है, क्योंकि आज का चैप्टर है आपका मनुष्य में पेशी समन्वय एवं नियंत्रण। मनुष्य या मानव कोई भी। तो चलिए आइए इस चैप्टर से लाटेस्ट क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, ये चैप्टर को क्लियर करेंगे। और शिक्षक भर्ती में अव्वल आना है तो हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल है, जिनका आई बटन पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और टॉपर नोट्स जल्द बन रही हैं, टॉपर नोट्स जल्द आने वाली हैं। जिनको भी टॉपर नोट चाहिए व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टॉपर नोट्स की डिटेल हमारे मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड बनाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द आपके टॉपर नोट्स उपलब्ध होने वाले हैं, तो अभी से व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए और बुक कर लीजिएगा ताकि नोट्स आप सभी लोगों को मिल जाए आसानी से। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? क्या वह आपका एस्टोडर्म है, मेसोडर्म है या एंडोडर्म है, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपको पता है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? और ये 9th क्लास में आपके एनसीईआरटी में सिलेबस भी दिया गया है। तो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म से होती है। किसके होती है? भ्रूण का एक एक्टोडर्म होता है, उसी से होती है। और एक एक्टोडर्म नामक परत पाई जाती है। भ्रूण में एक एक्टोडर्म नामक परत पाई जाती है। किसमें है ये एक्टोडर्म जो नामक परत? किसमें पाई जाती है? भ्रूण में पाई जाती है। अगर ये प्रश्न आए तो ये भ्रूण में पाया जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, पूरा डिटेल से बात करेंगे। भ्रूण के विकास के दौरान कितने होते हैं? अगर भ्रूण का विकास करना है तो 3 प्राथमिक जनन परतें होती हैं। कौन कौन से 3 होता है? पहला होता है एक्टोडर्म होता है, दूसरा होता है मेसोडर्म और तीसरा एंडोडर्म। ये तीनों भ्रूण के विकास के दौरान 3 ये प्राथमिक जनन परतें होती हैं। लेकिन तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो एस्टोडर्म द्वारा होती है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद शिविका। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? 120 mm, 150 mm या 20 mm? कितने एचजी होता है? सभी लोग बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, 9th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा चैप्टर। उसी चैप्टर से सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो समस्त शिक्षक भर्ती में, समस्त एग्जाम में पूछे गए, उन प्रश्नों को कंबाइन किया गया है। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? मानव हृदय का औसत जो प्रकुंचन दाब कहलाता है, इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। यह वह दाब होता है जो हृदय के संकुचित होने पर धमनियों में रक्त दाब डालता है। और 120 mmHg आपने पढ़ा होगा। एक स्वस्थ वयस्क के लिए मानव प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है। और रक्तचाप जानिए कि 2 संख्याओं के रूप में दर्शाया जाता है। रक्तचाप जो होता है 2 संख्या में, 120 और 80 mmHg। जहाँ 120 क्या होता है? प्रकुंचन दाब होता है, और 80 जो होता है वह अनुशीतलन दाब होता है, जिसे हम डायस्टोलिक बोलते हैं। अधिकतम मिनिमम दोनों आपने समझ लिया ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिविका। तैयारी जारी रखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी को कमेंट करना है, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस प्रकार के रोग होने की संभावना हो जाती है? ग्वाइटर, गलकंड, घेंघा या इनमें से सभी? सभी लोग बताइएगा। आयोडीन की कमी से आहार में कौन सा रोग होता है? ये कौन से रोग की संभावना हो जाती है? तो आयोडीन से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, ये जानना जरूरी है। तो सभी लोग जो घेंघा रोग को ही हम गाइटर बोलते हैं, गलकंड, ये तीनों एक ही बात है, इसलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन करना है। अक्सर हम घेंघा रोग सुनते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, आयोडीन की कमी से। इसमें क्या होता है? इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है, जैसी बीमारियां होती हैं। घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, और हाइपोथायरॉयड में थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती, इसलिए क्या होता है? थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, और ये आयोडीन की कमी के कारण ही होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन का उदाहरण बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो पादप हार्मोन जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, किसमें पाए जाते हैं? पादप हार्मोन, जिसे हम फाइटो हार्मोन कहा जाता है, ये किसमें पाए जाते हैं? ट्री यानी कि पौधे में पाए जाते हैं। ये हार्मोन्स कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में।
पाए जाने वाले एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें पौधे की वृद्धि विकास और विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो पादप हार्मोन का उदाहरण कौन हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। पादप हार्मोन का उदाहरण ऑक्सिन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। ये पादप हार्मोन के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिनको भी ये सारे नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल आज ही हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। जयसवाल कोचिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल है। ये सारे नोट्स PDF फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होने वाले हैं। तो जाइए चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और हमारे टॉपर नोट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। ग्रुप में जैसे ज्वाइन करेंगे, सारे ग्रुप में हम ये नोट्स देने वाले हैं। हर क्लास का नोट्स वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, जिनका टॉपर नोट्स का ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सभी लोग जाइए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और अपनी तैयारी पक्की कीजिए। चलिए, यह भी अच्छा प्रश्न दिया गया है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे और आपके शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो लीवर और यकृत की बात, लीवर की जगह, लीवर एक अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में यकृत भी आ जाए तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये सबसे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। और सबसे बड़ा यह आंतरिक अंग भी है। अगर आ जाए कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो वह आपका होना चाहिए लीवर। यकृत की बात करेंगे। अगर प्रश्न आ गया है कि लीवर का औसतन वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, लगभग 1.5 किलो के आसपास, 1.5 किलोग्राम्स, 1.5 किलो के आसपास लीवर का वजन होता है लगभग। और यकृत, लीवर का कार्य क्या होता है? लीवर का कार्य होता है पाचन, चयापचय, भंडारण, रक्त का उत्पादन। ये सारी चीज़ें जो आप ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पाचन का यकृत जो होता है पित्त का उत्पादन करता है। प्रश्न आ गया कि पित्त का उत्पादन कौन करता है? लीवर, यकृत करता है, जो वसा को पचाने में मदद करता है। तो वसा को पचाने में कौन मदद करता है? लीवर और यकृत करता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से प्रश्न आए बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। ऑक्सीजन क्या है साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। इस प्रश्न पे मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी क्या है, आपकी तैयारी को क्या करते हैं, बूस्टिंग का काम करते हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल बूस्टिंग होगी। और ऑक्सीजन एक हार्मोन है। कैसा है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है। एक प्रकार का कौन सा हार्मोन अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन कहलाता है। पादप हार्मोन जो पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से कोशिका के विस्तार और विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई भी दो न्यूरॉन अगर दिया गया है और उसके मध्य अगर खाली स्थान हो जाए, तो उस खाली स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना, सिंपल सा प्रश्न। क्या वह डेंड्रॉन, सिनेप्स, एक्सॉन या डेंड्राइट्स है? देखिए, कहीं ना कहीं साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इजीली होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बायोलॉजी लिया होगा या मैथ्स लिया होगा। अभी बायोलॉजी का ये पूरा पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल साइंस का पार्ट आता है तो फिर सोशल साइंस वालों के लिए बेनिफिट होता है। तो कॉम्बिनेशन ये है, प्राइमरी है तो सभी, जैसे प्राइमरी में सब्जेक्ट होते हैं ना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, वो सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस बनाया गया है। तो दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सिनेप्स इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में A to Z सेव करते जाइएगा। भूल जाए तो दोबारा क्लास देखिए, लेकिन तैयारी जारी रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है। हमारा जो मस्तिष्क है वो किसका उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन के लिए, या इनमें से सभी के लिए होगा? तो मस्तिष्क में क्या क्या कार्य होता है? मस्तिष्क से आप सोचते हैं, हृदय का स्पंदन भी होता है, शरीर का संतुलन बनाए मस्तिष्क ही पूरा होता है। तो ये सारे जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे सभी हो जाएंगे। क्यों? मस्तिष्क जो होता है शरीर एक महत्वपूर्ण अंग हो जो होता है, कई कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। सोचने के लिए कौन सा होता है? अग्रभाग होता है। अगर प्रश्न आ गया कि मस्तिष्क का सोचने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, तो मस्तिष्क का जो अग्रभाग होता है वह सोचने के लिए होता है, तर्क करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, योजना बनाने के लिए, ये सारा अग्रभाग होता है। जो हृदय स्पंदन के लिए होता है वो मस्तिष्क एक हिस्सा होता है जिसे मज्जा बोलते हैं। मेडुला आपने नाम सुना होगा, उसी को ही कहा जाता है। यह हृदय की गति, श्वास जैसे जो अनैच्छिक कार्य होते हैं उनको नियंत्रित करता है। और शरीर को संतुलन बनाने के लिए अनुमस्तिष्क जो होता है, सेरिबलम जिसे हम बोलते हैं,
यह शरीर के संतुलन और समन्वय को बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क सेरिब्लम। तो किसी भी प्रकार से पूछा जाए भैया आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आपका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। जिब्रेलिन क्या है? सभी लोग बताइएगा। जिब्रेलिन आंसर कमेंट कीजिएगा। जिब्रेलिन है हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने क्या बताया, जिब्रेलिन एक पाए जाने वाला हार्मोन कहलाता है। यह वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, डाइएन्सेफ्लान तथा सेरिब्रम ये किसके भाग होते हैं? तो सेरिब्रम तो अभी हमने बताया है पिछली क्लास में। सेरिब्रम किसका भाग होता है? किसका होता है? सभी लोग बताइएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा किया था, इसीलिए चर्चा करते रहते हैं। देखिए, जब भी डाइएन्सेफ्लान की अगर बात की जाती है तो अग्र मस्तिष्क आता है। ये किसके भाग है? अग्र मस्तिष्क के भाग हो जाते हैं। अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। एक अग्र मस्तिष्क होता है, दूसरा मध्य होता है, तीसरा पश्च होता है। अग्र में होता है डाइएन्सेफ्लान की अगर बात करते हैं, इसमें सेरिब्लम और अन्य संरचनाएं होती हैं। सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ये सोचने समझने निर्णय लेने के लिए कार्य होता है। और मध्य मस्तिष्क अगर बात करते हैं तो मध्य मस्तिष्क में ये मध्य भाग होता है, देखने सुनने और गति को नियंत्रित करने के लिए होता है। तो देखने सुनने के लिए मध्य होता है। और पश्च जो मस्तिष्क होता है, ये इसमें भी सेरिब्लम, पोन्स और मेडुला शामिल होता है। इसमें क्या होता है, यह हमारे जो सेरिब्लम समन्वय होता है, संतुलन होता है, मांसपेशियों गतिविधियों को नियंत्रित करता है, वह पश्च मस्तिष्क का कार्य होता है। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रण करता है? बहुत अच्छा प्रश्न, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? रुधिर चाप, क्या वह थाइमस, थायराइड, एड्रिनल या वृषण की बात करेंगे? रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर में कौन सा नाम आता है? वह आपका एड्रिनल आ जाता है। एड्रिनल ग्लैंड अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? एड्रिनल को हिंदी में अधिवृक्क बोला जाता है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि विशेष रूप से आपका एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है, जो रक्तचाप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और गुर्दे रक्त वाहिकाओं के व्यास को नियंत्रित करके शरीर से पानी और नमक की मात्रा को नियंत्रित करके रक्तचाप को प्रभावित करता है। ठीक है, डिटेल से जानिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन को कहते हैं? जब वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन होता है उसको क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं या प्रोलैक्टिन बोलते हैं? तो पुरुषों में जो वृषण होता है ना, जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं, तो ये वृषण द्वारा स्थापित हार्मोन को क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये पुरुष का सेक्स हार्मोन होता है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली और माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। वृषण पुरुषों में पाए जाने वाले कितने होते हैं? 2 ग्लैंड होते हैं, अंडकोश में स्थित होते हैं। ये हार्मोन का उत्पादन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टेस्टोस्टेरोन होता है और टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन होता है जो पुरुष के लिए हार्मोन का एक वर्ग होता है। और यह हार्मोन पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन, मांसपेशियों का विकास, हड्डियों के घनत्व और आवाज़ में परिवर्तन जैसे पुरुष के विशिष्ट विशेषताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बहुत ही पावरफुल हार्मोन है। अगला प्रश्न, अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? अग्नाशय से सभी लोग परिचित होंगे। अग्नाशय का लगभग भाग अगर अंतःस्रावी पूछ लिया जाए तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? अंतःस्रावी का भाग 1 से लेकर 5% के आसपास होता है और यह भाग लैंगरहैंस आइलेट्स जो होते हैं इनमें पाया जाता है, जो हार्मोन का उत्पादन करते हैं। तो करेक्ट क्वेश्चन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहला ऑप्शन 1% वाला सही हो जाएगा। 1 से 5% की बात करेंगे अग्नाशय।
अग्नाशय जो होता है कशेरुकी जीवों की पाचन व अंतःस्रावी प्रणाली के एक ग्रंथि अंग का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहाँ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कार्ड या हाइपोथैलेमस। तो मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। मानव मस्तिष्क में सभी लोग जानते हैं वह सेरिब्रम होता है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम को बोला जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसमें सेरिब्रम में क्या होता है, सोचने, समझने, निर्णय लेने, याददाश्त जैसी चीज़ें जो उच्च मानसिक क्रियाएं होती हैं, जिम्मेदार सेरिब्रम ही होता है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया रिपीट प्रश्न, ये कई सारे क्वेश्चन से पूछा जाता है, कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। ये शिक्षक भर्ती में नहीं, जो अदर एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा गया है, तो अव्वल लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्वाइटर अथवा घेंगा होता है। तो ग्वाइटर घेंगा तो आयोडीन ही हो जाएगा यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं। घेंगा आप देखते हो गले में सूजन आ जाता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मेरुरज्जु की रक्षा करती है। देखिए मेरुरज्जु आपने देखा होगा, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड इसको बोलते हैं। तो इसको कशेरुकी दंड जो होता है, यह कशेरुकी दंड जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, मेरुरज्जु हड्डियों का एक ढांचा होता है, मेरुरज्जु को घेरे रहता है, उसे सुरक्षित प्रदान करता है, तो यह कशेरुकी दंड हो जाएगा। यह हड्डियों का एक मजबूत स्तंभ होता है कशेरुकी दंड, जो मस्तिष्क से लेकर कमर तक फैला रहता है। और जो मेरुरज्जु होता है लंबी पतली कोमल संरचना होती है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होती है। ठीक है, किसी भी प्रकार से प्रश्न आए, हमारा क्या है, केवल क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। हमारा दायित्व है आप सभी को सिलेक्शन दिलवाना, आप सभी को सिलेक्शन के रास्ते ले जाना, आप सभी का शिक्षक अध्यापक अध्यापिका बनाना। अगला प्रश्न देखिएगा, मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे ब्रदर सिस्टर, शिक्षक बंधु, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा हार्मोन दिया जाता है, वह हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ठीक है, और एक और आता है कि गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन रहता है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, जिसे हम HCG के नाम से जानते हैं। लेकिन प्रसव में आखिरी समय में आपका ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है कौन नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रण करता है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। हमारे रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वह कौन नियंत्रित करता है। C6H12O6, ये आपने पढ़ा होगा ना सूत्र। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन के होती है। तो इंसुलिन और ग्लूकागन ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि अग्नाशय द्वारा जो स्त्रावित होते हैं ये दोनों। और इंसुलिन जो होता है रक्त से ग्लूकोज को कोशिकाओं में ले जाकर रक्त जो है शर्करा के स्तर को कम करता है। और ग्लूकन का जो कार्य होता है वह रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, खासकर जब ये बहुत कम हो जाता है रक्त। मान लीजिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब शर्करा कम हो जाती है तो वह ग्लूकागन होता है जो बढ़ाने का कार्य करता है। और इंसुलिन यह हार्मोन अग्नाशय के बीटा कोशिका द्वारा निर्वाहित होता है। तो ग्लूकान इंसुलिन दोनों चीज़ों को फोकस करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया, सभी लोग बताइएगा। हार्मोन शब्द का नामकरण एक ही नाम है, बेलिस एवं स्टार्लिंग की बात करती है। अर्नेस्ट स्टार्लिंग का नाम आता है। इन्होंने 1905 में लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन में दिए गए एक व्याख्यान में सब पहली बार इन्होंने इस्तेमाल किया था। और 1905 में अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने रासायनिक संदेहवाहक के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है,
और स्टार्लिंग ने यह ग्रीक शब्द हार्मे से लिया है। अगर आ गया है किससे लिया है तो ग्रीक शब्द हार्मे से है। इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना या सक्रिय रहना। हार्मोन्स अक्सर आपने देखा होगा ना कि 12 से 14 वर्ष या 14 से 16 वर्ष के बच्चों में हार्मोन स्रावित होते हैं, हार्मोन परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं पूरे बॉडी शरीर का पूर्णतः विकास जो है विकास के स्तंभ पर होता है, अंतिम चरण पर होता है। मनुष्य में सोचने वाली ऊतक क्या होती है? ये भी अच्छा प्रश्न। मनुष्य में सोचने वाली ऊतक है पेशी, एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। मनुष्य में सोचने वाली ऊतक, मनुष्य में सोचने वाला मुख्य अंग है मस्तिष्क ही होता है, ब्रेन ही होता है। ठीक है, लेकिन विशेष रूप से आपका प्रमस्तिष्क होता है। लेकिन सोचने वाला अगर ऊतक पूछा जाए तो फिर आपका तंत्रिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तंत्रिका ऊतक से बनी होती है, जिसमें न्यूरॉन्स शामिल होते हैं और ये न्यूरॉन्स विद्युत संकेतों के माध्यम से जानकारी प्रसारित करते हैं और ये सोचने और प्रतिक्रिया करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो तंत्रिका ऊतक होते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे अच्छे तरीके से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है कि पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है। पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है किसमें नियंत्रित होती है? इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है और यह आपके हाइपोथैलेमस द्वारा जो है नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है किसके द्वारा होता है? वृषण, अंडाशय, लैंगरलैंग्स दीपिका या थायराइड? सब लोग तो आप सभी लोग जानते हैं एस्ट्रोजन जो होता है महिलाओं के विकास और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण एक हार्मोन होता है। ये कई अन्य हार्मोन जो जैविक प्रक्रिया के साथ मिलकर काम करता है। यह केवल अंडाशय के बारे में ही नहीं है, यह एस्ट्रोजन अधिवृक्क ग्रंथियों और वसा कोशिकाओं द्वारा भी निर्मित होता है। या आप देखते होंगे ना यौवन के दौरान जो एस्ट्रोजन स्तन, जघन, बालों जैसी द्वितीयक यौन विशेषताओं के विकास को प्रभावित करता है, तो अंडाशय द्वारा ही यहाँ पे होगा एस्ट्रोजन। लेकिन अंडाशय बस नहीं है और सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमने आपको डिटेल से बताया है, समझाने की कोशिश की है ताकि आप समझते जाइए, प्रिपरेशन को मजबूत करते जाइए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अगर हम कोई भी स्वाद है सूंघते हैं, गंध आती है, तो ये हम कैसे कौन सा नियंत्रित करता है? क्या वह आपका सेरिब्रम है, घ्राणेंद्रिय पली है, या डाइएसिफेलान है, या ऑप्टिक हो जाता है? तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को जो नियंत्रित करता है कहीं ना कहीं मस्तिष्क का घ्राण तंत्र होता है, घ्राणेंद्रिय पली। ठीक है, सूंघने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण है। घ्राण तंत्र यह नाक से सूंघे गए गंध को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जहां उनकी पहचान की व्याख्या होती है। और नाक में मौजूद जो घ्राण रिसेप्टर्स होते हैं गंध अणुओं को पकड़ता है और तंत्रिका संकेतों को बदलते हैं, फिर मस्तिष्क तक यह पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? हमारी बॉडी का तापमान होता है, देखते हैं कभी ठंड कभी गर्म हो जाता है, तो नियंत्रित कहाँ होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? पिट्यूटरी, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड या हाइपोथैलेमस? तो शरीर का जो तापक्रम नियंत्रित होता है वह हाइपोथैलेमस नामक मस्तिष्क के एक हिस्से में नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस कहाँ में? मस्तिष्क में होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस नामक मस्तिष्क, ये एक मस्तिष्क का भाग होता है जो शरीर का तापमान, भूख, प्यास, नींद जैसे जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। और आप सभी लोग जानते हैं कि शरीर का तापमान को लगभग 37 डिग्री के आसपास, 37 डिग्री के सेल्सियस के आसपास और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास बनाए रखने की कोशिश करता है। इसको औसतन माना गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि आपकी स्क्रीन पर है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। इसके बारे में हमने क्वेश्चन भी कर लिया है। टेस्टोस्टेरोन ये मुख्य रूप से पुरुषों में वृषण या टेस्टी द्वारा स्रावित होता है, तो वृषण से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? रक्त, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी या इनमें से कभी? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी कहलाती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं ना। जी हाँ,
राइट आंसर हो जाएगा। यह कोशिका पूरे शरीर में संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होती है और कुछ न्यूरॉन्स 1 मीटर से अधिक भी लंबे होते हैं। कितने? 1 मीटर से अधिक भी होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक आना, आंखों में पलकों का झपकना, ये सभी। ये प्रश्न आ सकता है, मुझे ऐसा झलक आ रही है मन में, कहीं ना कहीं आ रहा है कि ये प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? जब आप गलती से किसी गर्म वस्तु को छूते हैं और तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, ये होती प्रतिवर्ती क्रिया। क्योंकि आपका मस्तिष्क कहता नहीं भैया गर्म है, इसको हाथ पीछे करो। मतलब क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती, बल्कि एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया द्वारा रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित हो रही। तो यहाँ पे मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक आना, आंखों के पलकों का झपकना, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। अभी मुझे लग रहा है मिठाई का नाम सुनते ही आधे लोगों को पानी आ गया होगा। कुछ लोगों का इमली का नाम लेने से भैया इमली का नाम ले लो तो भैया इतना पानी आता है ना। अब मेरे खुद आ गए भैया, तो आप लोगों को मैं क्या बताऊं, खुद में नाम आ ही जाता है। और इमली बहुत खट्टी होती है, लेकिन बताता हूँ, जब स्कूल में हम जाया करते थे तो हम भी खाया करते थे। जब इमली पक जाती है ना, जो ब्राउन रेड कलर हल्का हो जाती है, बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, निम्न अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो निम्नांकित में से किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? ये भी क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जिस हार्मोन का अध्ययन किया गया था, क्या वह थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, सिक्रेटिन या ऑक्सीटोसिन है? सभी बताइएगा। तो सभी लोग जानते हैं वह होता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। और इसका अध्ययन कब किया गया, अगर ये प्रश्न आता है तो 1902 में, अर्थात 1902 में एक अंग्रेजी चिकित्सक थे, उनका नाम था E.H. स्टॉर्लिंग। क्या नाम था? E.H. स्टॉर्लिंग उनका नाम था। और शरीर विज्ञानी W.M. बेलिस, इन दोनों ने मिलकर किया था। तो आई होप सभी लोग समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से, हर एक क्वेश्चन को स्टडी कर पा रहे हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन मेनिंजेस नहीं है? सेरिब्रोस्पाइनल, पियामीटर, ड्यूरामीटर या एरेक्नवाईमीटर की बात करेंगे। सभी लोग जानते हैं मेनिजेंस में 3 परतें होती हैं। कितने होती हैं? मेनिजेंस में 3 परतें होती हैं। अब वो 3 परतें कौन कौन सी होती हैं? एक होता है ड्यूरामीटर, दूसरा होता है एरेक्नॉइड, और तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होता है पियामीटर। अर्थात जो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव दिया गया है, यह मेनिजेंस का भाग नहीं है। सभी लोग समझ गए? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, बहुत अच्छा कमेंट भी आप सभी लोगों को करना है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है सेरिब्रम को, मेडुला ऑब्लिंगेटा को, ऑब्लांगेटा या ऑप्टिक पली को, या इनमें से सभी को। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है किसमें होता है? सभी लोग बताइए, अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स है, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किसे माना जाता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा की बात करूंगा, सेकंड ऑप्शन की बात करूंगा, इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये मस्तिष्क का हिस्सा होता है, इसे अक्सर मेडुला कहा जाता है, और यह मस्तिष्क स्तंभ का हिस्सा होता है जो मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, और यह हृदय गति, श्वास, रक्तचाप, पाचन जैसी महत्वपूर्ण अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या क्या है मेन? मेडुला जो ऑब्लिंगेटा होता है मस्तिष्क स्तंभ का हिस्सा है, मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, हृदय गति, श्वास, रक्तचाप, पाचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और खांसने छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है।
तो ये रहे 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई होप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से समझा, जाना, परखा। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये मॉक क्वेश्चन में देंगे, बाकी की क्लास जो रह गई है क्वेश्चन वो कल हम कंप्लीट करेंगे, ताकि आप लोग भी बोरिंग ना लगे। आधे घंटे क्लास बेटर होती है एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आप लोग भी बोरिंग फिर होने लगेंगे कि सर एक घंटे क्लास ले रहे हैं। अच्छा ये बताइए, एक टॉपिक में एक दिन पूरा करें या 2 दिन मिला के करें, बेहतर होगा? एनर्जी के साथ करेंगे, 2 दिन में करेंगे एक टॉपिक को मिला के, या 1 दिन में करना है? ये सभी को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर कभी कमेंट करना है कि पराग नलिका का बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश अनुवर्तन या रासायनिक अनुवर्तन की बात करें। क्या प्रश्न है? पराग नलिका का बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया कहलाती है, कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? ये आपको कमेंट करके बताना है और फीडबैक करके बताना है। ये सभी के लिए मॉक क्वेश्चन है, साथ ही साथ 30 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा, आपका फीडबैक क्या रहा, ये भी कमेंट करना है। डेली क्लास आपकी 4 PM to 4:30 PM में साइंस की क्लास होती है। इवनिंग में 7 to 30 PM में क्लास होती है, और 11:30 to 12 AM में आपकी क्लास होती थी। क्लासेज होती हैं, क्लासेज अपलोड हो जाती। मान लीजिए नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एक बार चैनल को विजिट करना, जयसवाल कोचिंग सेंटर, यूट्यूब में, गूगल में, कहीं भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका अपना TT फैमिली शिक्षकों का परिवार है। वहाँ पे चैनल पे जाना है, लेटेस्ट वीडियो में चले जाइएगा, मिल जाएगा। वो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। वर्ग 3 चयन परीक्षा 2000 क्लासेज 2025 के एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारी ये क्लासेज एक साथ मिल जाएंगी, कहीं ढूंढने और खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। और जिनको भी टॉपर नोट चाहिए, व्हाट्सएप नंबर हमने दे ही दिया है कि 9630689598, इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। टॉपर नोट्स बिल्कुल बन रही हैं, जल्दी बन के कंप्लीट होने वाली है, तो अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लीजिए। टॉपर नोट्स के लिए बुक कर लीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, मैसेज करेंगे, पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो धन्यवाद सभी का, मिलता हूँ आपकी इवनिंग की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।